कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम में अंतर और इसके साथ साथ विशेषण की तुलना जो कि गुणवाचक विशेषण के आधार पर होती है उसकी तुलना करेंगे और विशेषण की 3 अवस्थाएं उनका वर्णन भी मैं आपके सामने रखूँगा। अभी जो शनिवार की कक्षा में हमने आपको संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक में अंतर और विशेषण की तुलना में विशेषण की अवस्थाओं का चित्र जो आपके पास भेजा, आज मैं उसको ऑडियो के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आप उस चित्र को देखते हुए और आज के ऑडियो को सुनते हुए उस पूरे टॉपिक को आप याद करें। सर्वनाम का परिचय पहले ही हम दे चुके हैं, अर्थात सर्वनाम हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो अगर सर्वनाम का अर्थ हमसे कोई पूछे तो हम बताएंगे सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं तो सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न होकर उसकी विशेषता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम शब्द सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण कैसे बनता है उसके उदाहरण में कुछ एक दो आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हमने चित्र में आपके पास भेजा, यह शब्द है सर्वनाम शब्द और सर्वनाम का प्रयोग हुआ कि ये क्या खा रहे हो, अर्थात यह क्या खा रहे हो, तो यह जो शब्द है इसमें सर्वनाम शब्द है। अब अगर इसे हमें सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत लेना है तो यह घर मेरा है, अर्थात घर एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा सबसे पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के आधार पर हो गया, यानी उसकी घर की विशेषता बताई जा रही है कि यह घर मेरा है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण इसमें है, वह पढ़ रहा है, वह कलम मेरी है, तो वह अगर शब्द है तो सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमने कर दिया, वह पढ़ रहा है, और सार्वनामिक विशेषण अगर उसको बनाना है तो वह कलम मेरी, अर्थात कलम की विशेषता सर्वनाम शब्द वह लग करके आगे प्रकट हो रही है कि वह कलम मेरी है। इस तरह से संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे मुख्य टॉपिक पर, मूल टॉपिक पर आते हैं कि विशेषण की तुलना। अब विशेषण की तुलना गुणवाचक विशेषण के आधार पर 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था में एक या किसी भी एक जने की, एक व्यक्ति वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, तुलना नहीं की जाती, सिर्फ एक व्यक्ति की विशेषता प्रकट जिसमें की जाए या एक वस्तु की विशेषता बताई जाए, वहाँ पर उसकी मूलावस्था होती है। विशेषण की दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में किसी भी 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके उन दोनों में से किसी एक की विशेषता प्रदर्शित की जाती है, तो वहाँ उत्तरावस्था, जिसको हम अंग्रेजी में बोलें तो कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था है, पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, और तीसरी अवस्था हमारी आती है उत्तमावस्था, जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो मूलावस्था में एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट होती है, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों की तुलना करके उसमें से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, और उत्तमावस्था में पूरे समूह की तुलना करके उसमें से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित की जाती है। मूलावस्था का उदाहरण अगर हम देखें तो उसमें आ जाएगा राम अच्छा लड़का है, अर्थात सिर्फ एक राम की ही विशेषता यहाँ बताई जा रही है। उत्तरावस्था की बात अगर हम करें तो उत्तरावस्था में राम मोहन से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर राम मोहन से श्रेष्ठ है, अर्थात मोहन और राम दोनों की तुलना की गई और उसमें से राम को श्रेष्ठ बताया गया, तो वो उत्तरावस्था में आता है। अब हम उत्तमावस्था की तरफ चलते हैं तो उत्तमावस्था में पूरे समूह की तुलना करके उसमें से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे मोहन अपनी पूरी कक्षा में सबसे होशियार है, तो पूरी कक्षा की तुलना की गई, पूरी कक्षा की विशेषताओं को देखा गया, उसमें से ये निचोड़ निकल करके आया, ये उत्तर हमारे सामने निकल करके आया कि मोहन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, मोहन अपनी पूरी कक्षा में सबसे श्रेष्ठ है या सबसे होशियार है। इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को हमने देखा, और ये तीनों ही अवस्थाएं गुणवाचक विशेषण के आधार पर होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के कुछ और उदाहरण नीचे जो हमने लिखित नोट आपके पास भेजा है उसमें लिखी हुई है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। मूलावस्था में जो वस्तु अधिक है, उत्तरावस्था में वो वस्तु अधिकतर हो जाएगी,
और उत्तमावस्था में वो वस्तु अधिकतम हो जाएगी। अर्थात उत्तरावस्था में तो तर शब्द लगाना है और उत्तमावस्था में तम शब्द लगाना, जैसे महान, महांतर, महानतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, महान, महांतर, महानतम, और कोमल, कोमलतर और कोमलतम। तो इस तरह से विशेषण के टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया आपको, और आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपसे यही अपेक्षा है कि आप हिंदी शिक्षण को बहुत मन से करते रहें। अगर कोई आपको इस शिक्षण के कोई समस्या कोई आ रही है, कोई टॉपिक समझने में, तो आप प्रतिदिन 9 से 10 बजे के बीच में मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे उस समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हिंदी शिक्षण आपका चलता रहे।